हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं NCERT और हमने क्लास 6 और क्लास 7 का जो है ज्योग्राफी हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है। प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। क्लास 8 की ये लास्ट वीडियो है और इसके बाद ये भी प्लेलिस्ट में आ जाएगी। तो सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। लास्ट चैप्टर पे हम काम करने जा रहे हैं, नाम है मानव संसाधन। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम पूरा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का होता है, इसे कैसे समझा जा सकता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व होता क्या है, कैसे इसे विश्व स्तर पर बांटा गया है, इसको प्रभावित करने वाले मतलब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक हैं, जिसमें कुछ कारक आपको देखने को मिलेंगे भौगोलिक और कुछ देखने को मिलेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। फिर देखेंगे हम जनसंख्या परिवर्तन के बारे में, इसी में आपको जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से जानेंगे जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इनको देखा जा सकता है। विश्व के स्तर पर हम देखेंगे इस मैप के माध्यम से, देखेंगे जनसंख्या के संगठन को और उसके बाद हम पहुँचेंगे अगले टॉपिक पे, जो कि एक भारत और केन्या के एक पिरामिड के माध्यम से भारत और केन्या के मध्य, आई थिंक जापान भी है, भारत, केन्या और जापान तीन देशों के मध्य जो है वो जनसंख्या पिरामिड के माध्यम से एक अंतर दर्शाया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मानव संसाधन क्या होता है। देखिए आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में जब हम संसाधन की बात कर रहे थे, है ना, तो आपने देखा था एक था प्राकृतिक, है ना, एक था मानवीय। मानवीय संसाधन का ही एक पार्ट है, मतलब मानव से निर्मित जो भी संसाधन होंगे उनको हम कहेंगे कि ये मानव संसाधन के रूप में जाने आते हैं। मतलब यहाँ संसाधनों के रूप में मानव का उपयोग किया जाए, चाहे वो श्रम के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो उसे कहा जा सकता है कि भाई ये है मानव संसाधन। शुरू करते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय तक महत्वपूर्ण होती है जब तक वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। बाद में मतलब लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। अगर हम इस तरीके से देखें तो जैसे मान लीजिए हमें किसी भी काम को करना है, तो सबसे पहले क्या है कि हमें देखना होगा नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में, जिसे हम कहें प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो प्राकृतिक संसाधन जब हमें मिल गए तो प्राकृतिक संसाधन का हमें उपयोग करना आना चाहिए, और उपयोग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी श्रम की, बल की, पूंजी की। तो ये सब जो तरीका है ये आएगा मानवीय संसाधनों से। मतलब हम जो देखें तो मानव संसाधन इसका अंतिम चरण है। अब जिस जगह पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा जानकारी होगी, वो अच्छा करेंगे, या जो उनके पास शिक्षा कम होगी, स्वस्थ नहीं रहेंगे, वो अच्छा करेंगे। तो इस पे अगर हम बात करें तो हम पाएंगे कि स्वच्छ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने संसाधन का विकास कर ही लेते हैं। और अगर हम इसे बांटें कि विश्व में, जैसे अगर हम देखें तो पूरे विश्व में ऐसा नहीं है कि हर जगह एक जैसे लोग हैं, मतलब एक जैसे श्रम बल वाले हैं, एक जैसी बुद्धि वाले हैं, एक जैसी विकसित मानसिकता वाले हैं। तो इस आधार पे देखेंगे तो विश्व में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में इसका वितरण देखने को मिलता है। जब हम बात करेंगे शैक्षिक स्तर की, आयु की, लिंग की, तो इन्हीं तीन आधार पे हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से भिन्न है। ज़रूरत के हिसाब से उनकी संख्या भी बदलती जाएगी और उनके लक्षण भी बदलते जाएंगे। ऊपर एक ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब बाद में इसका नाम जो है अभी हाल ही में चेंज करके इसे शिक्षा मंत्रालय कह दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2020 में इसका नाम में परिवर्तन हो गया और ये अब शिक्षा मंत्रालय है, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब नहीं है। जनसंख्या का वितरण देखते हैं तो जैसे एक पर्टिकुलर जगह है ना, उसमें कितने लोग फैले हुए, एक फैली हुई जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, जनसंख्या का कितना वितरण है, तो उसी को हम जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं, है ना।
अगर हम देखें, अभी हम पिछले चैप्टर्स में भी बात कर चुके हैं कि 90% लोग जो होते हैं वो वर्ल्ड के 30% प्लेसेस पे रहते हैं। तो वही बात यहाँ भी लिखी है कि विश्व के जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% पर निवास करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो कहीं बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, कहीं बहुत कम क्षेत्र में कम लोग मिलेंगे, कहीं बहुत सघन लोग सघन क्षेत्रों में बसे होंगे और कहीं बहुत विरल बसे होंगे। यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्रों में बहुत घने बसे हैं तो कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। अब आगे देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका में ये सब घने बसे क्षेत्र हैं। घने बसे क्षेत्र और विरल क्षेत्रों के बीच में क्या अंतर होता है या ये किस आधार पर नापे जाते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वत और वसुवत वनियों में क्षेत्रों में लोग बहुत कम रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए 3-4 चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला तो आपका जल हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया जलवायु, ठीक, तीसरा हो गया मुख्य रूप से जलवायु का ही देखा जाता है, जल हो गया, ठीक है, वहाँ के रहन सहन की स्थिति कैसी बन सकती है, जलवायु के आधार पर निर्भर करती है। तो अगर हम देखें कि अक्षांशीय क्षेत्र में बात करें, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में, तो यहाँ क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ या तो वहाँ पानी है या तो फिर वहाँ बहुत ठंडी हो रही है, तो वहाँ मुश्किल है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में देखेंगे तो वहाँ बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ भी लोग बहुत कम रहेंगे। ऊंचे पर्वतों पे देखेंगे तो वहाँ भी या तो बहुत ठंडी होगी और सबसे बड़ी बात वो दुर्गम रास्ते होंगे, तो वहाँ पे जो है वो परिवहन जैसी सुविधाएं नहीं रहेंगी, जल का अभाव रहेगा, तो वहाँ भी कम रहेंगे। विषुवतीय वनों में भी बहुत सघन वन है, तो वहाँ मानवीय हस्तक्षेप, मैंने आपको बताया था अमेजन की बात कर रहे थे, तो वहाँ बहुत मानवीय हस्तक्षेप इसीलिए रहता है कि वो बहुत सघन है और अक्सर वहाँ पे दलदल वाली भूमि देखने को मिलती है, लगातार बारिश होती रहती है, तो थोड़ा मुश्किल होती है वहाँ पर रहने में। ठीक है, तो इसीलिए इस क्षेत्र में लोग बहुत कम रहते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल की, तो जैसे ये अगर हम बात करें, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा गलत बन गया है, मैं बात करूँ अगर जैसे मान लीजिए ग्लोब है ना, तो इसको अगर हम 2 पार्ट में बांटें और ये कहें हम 0 डिग्री, तो हम पाएंगे कि उत्तर की ओर ज़्यादा लोग रह रहे हैं और दक्षिण की ओर कम। उसका एक कारण ये भी है कि दक्षिण की ओर कम भूभाग है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण ये भी है कि इस तरफ जो जनसंख्या है वो कम रह रही, क्योंकि यहाँ पे महासागर और बाकी जल क्षेत्र ज़्यादा है। तो अगर हम देखें कि 3/4 लोग जो है वो माफ़ कीजिएगा, इधर उत्तर की तरफ ज़्यादा लोग रह रहे हैं और दक्षिण की तरफ कम लोग रह रहे हैं, जिसमें से 3/4 केवल 2 महाद्वीपों में रह रहे हैं, जिनमें एशिया और अफ्रीका है। ठीक है, ऐसे आंकड़े हैं कि विश्व के 60% लोग केवल 10 देश में रह रहे हैं। इन सभी देशों में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग रह रहे हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन दिया गया है। अगर हम घनी आबादी के आधार पर देखें तो भारत दूसरे नंबर पे है, चीन 1 नंबर पे है, यूएसए 3 नंबर पे है, इंडोनेशिया 4 पे है, ब्राज़ील 5 पे है, और ऐसे ही ये क्रम में जापान आई थिंक 10वें नंबर पर होगा, 10वें नंबर पर है। ये आंकड़ा जो सोर्स है उसका ये है 2011 की भारत की जनगणना। अभी 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से जो है ये हो नहीं पाई। तो जब नए वाले आंकड़े आएंगे तो शायद इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 के आसपास या 2025 के आसपास हम चीन को भी पीछे कर देंगे जनसंख्या के मामले में। औसत घनत्व तो देख लीजिए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या का घनत्व की बात करें तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। एक इकाई की बात हो गई, एक पर्टिकुलर यूनिट, जितना लंबा उतना चौड़ा। ठीक है, इसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। मतलब एक वर्ग किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर, एक कोई पॉइंट उससे 1 किलोमीटर जो है पूर्व और दक्षिण, ऐसे ही पश्चिम और ये, तो एक
इतने क्षेत्र में जो लोग रहेंगे उसको हम कहते हैं कि ये पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। जनसंख्या घनत्व तो औसत रूप से अगर विश्व की बात करें तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और सर्वाधिक देखें तो दक्षिण मध्य एशिया में देखने को मिलता है, और उसके बाद पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी देखने को मिलता है। जैसे इसका एक एग्जांपल यहाँ पर बताया गया कि जैसे मान लीजिए कि एक किलोमीटर या 1 मीटर नहीं, 1 मीटर कर लेते हैं। 1 मीटर लंबा जो है वो लंबा और 1 ही मीटर चौड़ा जो है वो आपका एक रूम है। तो अगर इसमें जितने लोग रहेंगे तो उसको हम कहेंगे 1 मीटर वर्ग, ना 1 वर्ग मीटर, माफ़ कीजिएगा, 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वही स्थिति वहाँ भी बन रही है कि 1 किलोमीटर में जितने लोग रहें, 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में जितने लोग रहें, उनको हम कहेंगे कि ये सब हैं आपके 1 वर्ग किलोमीटर में रहने लोग। वितरण के प्रभावित कारक तो कुछ बहुत बेसिक कारक हैं, 2 तरीके से बांटा गया है यहाँ पे। एक तो भौगोलिक, और दूसरा जो कारक दिया गया है वो दिया गया है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। हालांकि ये तीनों अलग अलग कारक हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों एक साथ दे दिए गए हैं, तो हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं। स्थलाकृति, मैंने पहले ही बताया था आपको कि देखिए पर्वतों पठारों की तुलना में लोग मैदानी भाग में ज़्यादा पसंद करते हैं रहना, क्योंकि वहाँ पे खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाएं, परिवहन के लिए उपयुक्त होता है ना। ये सारे स्थलाकृति के आधार पर हम देखें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होंगी। तो विश्व में सबसे अधिक घने बसे मैदान की बात करें तो वो गंगा का मैदान है। ठीक है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत जो है वो विरलतम स्थिति में देखने को मिलते हैं। आप कभी लद्दाख जाइए, दूर दूर तक आपको गांव कहीं दूर में देखने को मिलेंगे। जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु के आधार पे देखिए, जहाँ मानवीय जलवायु से मतलब है मेरा कि यहाँ पे बहुत ना गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। लेकिन जहाँ या तो बहुत ठंडी होगी या जहाँ बहुत गर्मी होगी, वहाँ लोग कम रहना पसंद करेंगे। तो वही चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी है, वहाँ लोग कम रहते हैं, वहाँ रहने से बचते हैं। ठीक है, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा, अंटार्कटिक। आप बात करें हिंदुस्तान में तो आप कह सकते हैं लद्दाख, कम लोग रहते हैं औसतन, और राजस्थान के रेगिस्तान वाले क्षेत्र में थार, है ना। मृदा की बात करते हैं तो जहाँ खेती योग्य भूमि होगी, है ना, वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे, या जहाँ भूमि नहीं होगी वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। सीधी सी बात है कि जहाँ भूमि खेती योग्य होगी, क्योंकि वहाँ खाने पीने के लिए जो फसलें हैं वो सारी अच्छी उगेंगी, तो लोग वहाँ रहना प्रेफर करेंगे। यही बात ध्यान रखेंगे आप कि जहाँ उपजाऊ मृदा होगी, कृषि योग्य भूमि होगी, वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। जैसे भारत का गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में ह्वांगी, चांगजांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान, ये सब क्या हैं, ये घने बसे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं जल की। जल तो बहुत ज़रूरी है मानव जीवन के लिए। तो जहाँ अलवड़ीय जल, मतलब जिसे आप कहें मीठा पानी, पीने के लिए जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो उपलब्ध होगा, वहाँ लोग ज़्यादा बेहतर रहना प्रेफर करेंगे। जैसा विश्व की जो नदी घाटियाँ हैं वहाँ जो है ज़्यादा लोग मिलेंगे, जबकि आप मरुस्थल वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ खारा पानी होता है, इसलिए वहाँ विरल जनसंख्या देखने को मिलेगी। खनिज भी ऐसे ही आधार, जहाँ खनिज निक्षेप ज़्यादा होंगे वहाँ लोगों को जो है कह सकते हैं कि उनके जीवन जीने के लिए खनिज, जिन भी खनिजों की ज़रूरत होगी और वहाँ पे लोगों को काम अच्छा मिल जाएगा, तो लोग क्या करेंगे कि वहाँ आसपास जाके बस जाएंगे। जैसे आप बात करें झारखंड की, है ना, या आप अब बात करें छत्तीसगढ़ की। हालांकि छत्तीसगढ़ में थोड़ा विरल है, लेकिन झारखंड में आप देखेंगे तो एक ठीक ठाक सघन जनसंख्या है। तो जहाँ खनिजों के निक्षेप वाले क्षेत्र हैं वो अधिक बसे होंगे। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खानें, मध्य पूर्व में तेल की खोज है, तो इन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रह रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक में देख लेते हैं। आर्थिक कारक क्या है कि जहाँ लोगों को रोजगार मिल जाए, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है। आर्थिक रूप से पैसा तब आएगा जब रोजगार मिलेगा।
तो रोजगार जब तक रहेगा नहीं, लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ रोजगार मिले वहाँ जाके रहें। जैसे आप देखें कि भारत में मुंबई एक घना क्षेत्र है, जापान में ओसाका एक घना क्षेत्र है, ऐसे ही दिल्ली की भी बात करें, दिल्ली भी एक घना क्षेत्र है। तो बड़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पे आके बस जाते हैं, दूर देश से आके बस जाते हैं। आपने सुना होगा ना प्रवासी मजदूर। तो प्रवासी मजदूर का क्या है, वो लोग जाके जहाँ उनको काम मिला वहाँ वापस गए। सांस्कृतिक कारक में देखेंगे तो कुछ लोग धर्म और सांस्कृतिक महत्ता के कारण बहुत आकर्षित होते हैं। वो अपना जीवन वो ऐसी जगह पे देना चाहते हैं जो धर्म नगरी होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप यूपी में वाराणसी देख सकते हैं, अयोध्या देख सकते हैं। ऐसे ही यरूशलेम यहूदियों के लिए और वेटिकन सिटी जो है वो क्रिश्चियन के लिए। तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक कारक में देखें तो जहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ जो सेकेंडरी सर्विसेज हैं, जैसे अच्छे आवास की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात हो गई, जहाँ ये सारी सुविधाएं लोगों को मिली वहाँ लोग जाके आसानी से वहाँ बसना लोग प्रेफर करते हैं। तो ऐसी जगह एक एग्जाम्पल के तौर पे बताई गई है पूना। अब बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन की। तो एक निश्चित समय, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम में लोगों की जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा उसी को हम जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। पहले तो ये संख्यात्मक वृद्धि में थी, अब गुणात्मक वृद्धि में आ रही है। जैसे यहाँ बताया गया है कि सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन अब चूंकि कह सकते हैं मेडिकल सर्विसेज का अभाव था, सुविधाएं कम थी, तो सीधे सीधे उनकी मृत्यु हो जाती थी, जल्दी उनकी डेथ हो जाती थी। लोगों के पास भोजन नहीं था, भुखमरी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी, या किसी अन्य कारण जैसे सूखा पड़ गया या कोई असुविधा हो गई, तो उनके कारण भी लोगों के पास प्रचुर संसाधन नहीं थे, तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ये स्तर बराबर हुआ करता था, यूँ कहें कि धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन अब क्या है कि भोजन की आवश्यकता पूरे करने के लिए जो है, जैसे जैसे भोजन की आवश्यकता पूरी हुई, मेडिकल सर्विसेज विकसित हुई, तो क्या हुआ कि इनकी जनसंख्या में शुरुआत में कम वृद्धि थी और अब बहुत तेजी से वृद्धि हुई। 1804 में बताया गया कि विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई और 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। ठीक है, ऐसा कहते हैं 1999 में 30 वर्ष की अवधि से भी कम के समय में जनसंख्या जो है वो दुगनी हो गई, या यूँ कहें इनका गुणात्मक वृद्धि होने लगी। उसका एक प्रमुख कारण मैंने आपको बता दिया, खाद्य आपूर्ति हो गई, औषधि हो गई, तो जिसके कारण मृत्यु दर कम हो गई और जन्म दर वैसी की वैसी बनी रही, या यूँ कहें अभी और अधिक हो गई। तो इस ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो कंडीशन है वो ये है, जनसंख्या बढ़ती चली गई। अगर हम बात करें 1000 बच्चों पर जीवित जन्म कितने हुए या जीवित बच्चे हैं, तो उनको हम जन्म दर कहते हैं। मतलब 1000 बच्चों में 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें जीवित कितने हैं, तो इसको हम कहते हैं साधारणतः जन्म दर। और इसी से आंका जाता है जन्म को कि एक जगह पे कितनी जन्म है। ऐसे ही अगर हम 1000 व्यक्तियों में बात करें, 1000 व्यक्तियों में बात करें तो कितने मृतक हुए या कितनों की मृत्यु हो गई, इससे हम मापते हैं मृत्यु दर को। मतलब जन्म दर की बात करें तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म, और मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतक की संख्या। ठीक, किसी विशेष क्षेत्र में आने जाने को प्रवास कहा जाता है। जैसे एक जगह रहे लोग और कहीं दूसरी जगह जाके रहने लगे, तो उसको हम बोलते हैं प्रवास, प्रवासी मजदूर। अभी ऊपर मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, मैंने बता ही दिया अभी आपको, क्योंकि ये इस पर अभी बहुत काम हो रहा है। तो जितना जितना एक देश में अगर हम बात करें कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जितना अंतर होगा, उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। अब कुछ जगहों पर प्राकृतिक वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, जहाँ प्राकृतिक वृद्धि दर ज़्यादा है वहाँ पे जनसंख्या जो है वो, आप यूँ कहें कि प्राकृतिक वृद्धि दर जितना ज़्यादा होगा, जनसंख्या जो है वो कम होती जाएगी, है ना। इनके बीच का अंतर जितना ज़्यादा होगा उतनी जनसंख्या कम होगी, जितना कम होगा उतनी जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो ये कह सकते हैं कि इनवर्स की बात हो रही है। ये मुख्य रूप से जनसंख्या बढ़ने का एक कारण है। दूसरा एक कारण है जो कि प्रवास है। तो प्रवास में क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह जाके लोग रहने लगे, तो वो भी प्रवास है। अभी मैंने ऊपर आपसे बात की कि जैसे मान लीजिए कि अब मैं यहाँ पे मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ मुझे अच्छी जॉब या अच्छी सर्विसेज ना मिले और मैं कहीं किसी और जगह जाके रहने लगूँ, तो
ऐसी जगहों पे हम फिर क्या कहेंगे कि हम प्रवास कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। प्रवास के माध्यम से क्या है कि जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है, जहाँ जैसे छोटी जगहों पे बहुत सारे लोग आके रहने लगते हैं, तो लोग एक देश से एक देश में अथवा देशों के बीच, मतलब एक देश से दूसरी जगह भी चले जाते हैं। जो देश छोड़ते हैं उनको उत्प्रवासी कहा जाता है, जो देश में आते हैं उनको आप्रवासी कहा जाता है। आपने सुना होगा आप्रवासी भारतीय। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास की संख्या बढ़ी है। आप्रवास का मतलब जो उन देशों में जा रहे हैं, उन देशों में जा रहे हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज जो है ना वो आसानी से अवेलेबल हैं, यूँ कहें अच्छी खासी सर्विसेज अवेलेबल हैं। सूडान एक ऐसा देश है जहाँ से लोग बाहर जाने की लगातार प्रक्रिया चल रही है, तो वहाँ सर्विसेज नहीं होंगी, वहाँ ज़्यादा मृत्यु दर ज़्यादा होगी, बाकी सारी सर्विसेज अच्छी नहीं होंगी, तो क्या है कि वहाँ पे जनसंख्या की कमी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात करें तो सामान्य रूप से ऐसी प्रवृत्ति है कि जब लोग अच्छे आर्थिक अवसर पाते हैं तो एक जगह से, मतलब कम विकसित राष्ट्र से दूसरे विकसित राष्ट्र में चले जाते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, तो इन सब की सुविधाओं के खोज से भी ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरीय क्षेत्रों में आ जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा माइग्रेंट्स जो वर्कर्स होते हैं बेचारे, वो क्या करते हैं कि अपने गांव से जो है काम की खोज में शहर को आ जाते हैं। ठीक है, गांव से अपने शहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है किसी तरीके से शिक्षा की, रोजगार की। मुख्य रूप से रोजगार एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, हालांकि शिक्षा और स्वास्थ्य भी बड़ा फैक्टर पड़ता है। आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देखिए, लोग अगर आप कहीं गांव में रह रहे हैं तो देखिए लोग गांव से पढ़ने के लिए शहर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप के बारे में बात करें तो इसमें क्या है कि विश्व की दर हर जगह अलग अलग देखने को मिलती है। कुछ जगहों पे देखा जाए तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है, कुछ जगहों से सामान्य रूप से है। ऐसी स्थिति जहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि क्या कहते हैं कि कम देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि यह देश वृद्धि के अनुभव नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्या है कि जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है तो वहाँ जन्म दर भी हाई है और मोरालिटी रेट, मतलब कह सकते हैं मृत्यु दर भी हाई है, और साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का तभी मृत्यु दर हाई है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि का तीव्र अनुभव वहाँ पे नहीं देखने को मिलता। लेकिन जब हम बात करें कि जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो गया है और मृत्यु दर में कमी आई है और जन्म दर तो वैसी की वैसी बनी हुई है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जन वृद्धि दर जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे यूके की बात बताई गई कि निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो मंद है, मतलब धीरे धीरे। यहाँ पे बताया गया है कुछ विशेष तौर पे कि वार्षिक वृद्धि दर की बात हो रही है प्राकृतिक। यहाँ पे देखिए कुछ अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं ना, ये और ये सब क्या है कि ये यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अति उच्च प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर देखने को मिलेगी। या अगर हम अपनी बात करें तो हम 0.9 से भी कम की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम नेपाल की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 2 से 2.9 के बीच में। ऐसे ही अगर हम USA, कनाडा और इन सब की बात करें, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की भी बात करें, फिर इधर बात करें तो रूस की बात करें तो रूस में देखिए 0 से भी माइनस में भी चल रहा है। तो वो इसी कारण है, मुख्य रूप से वो इसी कारण है क्योंकि वहाँ पे जैसे जहाँ पे हाई है तो वहाँ का कंडीशन यही है कि दोनों ज़्यादा है। जनसंख्या संगठन दोनों का मतलब है कि मृत्यु दर भी और जन्म दर भी। जनसंख्या संगठन का मतलब है कि जैसे चलिए बात कर लेते हैं जनसंख्या संगठन की। तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उससे उसका आर्थिक विकास पे कोई अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि बांग्लादेश और जापान दो घने बसे देश हैं, लेकिन आप दोनों की तुलना करेंगे आर्थिक रूप में तो आप पाएंगे कि जापान जो है वो बांग्लादेश से अधिक
विकसित है। इसका कारण क्या हो सकता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ है कि वहाँ एक संसाधन के रूप में लोग अपने आप को कैसा देख रहे हैं, ठीक है। मतलब अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य सेवा और व्यवसाय, साथ साथ आय के स्तर पे एक दूसरे से वो किस प्रकार भिन्न है। जहाँ पे इन सब सर्विसेज लाइक आयु, लिंग, साक्षरता और इन सब सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस होगी और लोग अपने आप को संसाधन के रूप में समझेंगे, वहाँ पर आप पाएंगे कि वो विकसित, आर्थिक रूप से ज़्यादा विकसित देश रहेगा। और जहाँ इनकी कह सकते हैं कि इनकी स्थिति निम्न रहेगी, वहाँ आप पाएंगे कि जनसंख्या आर्थिक स्तर पे जो है वो नीचे रहेंगे। तो जनसंख्या संगठन जो है जनसंख्या संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संरचना की बात करें तो या यूँ कहें जनसंख्या संगठन की बात करें तो मुख्य रूप से हमें ये पता चलता है कि कौन से वर्ग में, कौन सी आयु वर्ग में कितने लोग हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कौन कौन से व्यवसाय कर रहे हैं, उनके आय का स्तर क्या है, वहाँ की स्वास्थ्य दशा कैसी है, ठीक है। तो इसका एक तरीका है जनसंख्या पिरामिड बनाना। कई बार इसे आयु लिंक पिरामिड भी कहा जाता है। अब एक जनसंख्या पिरामिड में क्या क्या होता है, तो कुल मिला के ये कई वर्गों में विभाजित होता है, कई आयु वर्ग में विभाजित होगा। जैसे कि 5 से 9 में बांट दिया गया, 10 से 14 में बांट दिया गया, 14 से 18 में बांट दिया गया, ठीक है। फिर आपको 18 से 25 में बांट दिया गया, 25 से 40 में बांट दिया गया, 35 में बांट दिया गया। तो वो अलग अलग देश अपना अलग अलग रखते हैं और इस तरीके से पुरुष और स्त्रियां जो है वो इन वर्गों में उपविभाजित की जाती हैं। नीचे दिया गया है, इसको हम समझेंगे। तो ये बेसिकली क्या बताता है, इसका आकार उस देश में रहने वाले लोगों के बारे में बताता है, या कहें कहानी बताता है। अब जैसे यहाँ पे देखें कि 0 से 4 के बीच में इतने लोग हैं, है ना, 8.5 और 8.5 इधर भी, ये 0 है, 0 से 8.5 इस साइड में और 8.5 इस साइड में, 8.5% इतने हैं। अब इसमें क्या है कि आपको एक पैमाना दिया जाएगा जो यहाँ पर नहीं दिया गया है फिलहाल, ठीक है। और ऐसे ही देखिए 5 से 9, 9 10 से 14 अलग अलग एज ग्रुप में बांटा गया है। 85+ जो लोग हैं वो ये इतने हैं। तो जिसमें रेड वाला एरिया जो है वो स्त्री का है और ब्लू वाला एरिया जो है वो पुरुष का है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बच्चों की संख्या, मतलब 15 वर्ष से नीचे, जो कि निचले भाग में है, आपको 15 वर्ष से नीचे ये जो ब्लू लाइन दिख रही है इसके नीचे आपको देखना है, ये जन्म के स्तर को दर्शाती है। और ऊपर अगर बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो यहाँ पे आपको 65+ और 85+ और बाकी लोगों की जनसंख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। जैसे 15 वर्ष से कम आयु के लोग जो है आश्रित होते हैं और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो है वो आश्रित होते हैं। 65 मतलब 15 से 65 के बीच में जो होते हैं वो लोग आर्थिक रूप से सक्रिय माने जाते हैं। इनको आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में कहा जाता है। मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो लाइक ऊपर ब्लू लाइन और नीचे ब्लू लाइन, इनके बीच के जो लोग हैं ये सब है आर्थिक रूप से सक्रिय लोग। एक जनसंख्या पिरामिड में जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, वो आधार पे चौड़ा होगा और ऊपर जैसे जैसे जाता जाएगा वो सकरा होता जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे एक तरफ तो जन्म ले रहे हैं, दूसरी स्थिति में क्या है कि उनकी मृत्यु जो है वो शैशवा काल में हो जाती है, मतलब छोटे ही रहते हैं तभी उनकी डेथ हो जाती है। तो केवल गिने चुने लोग बड़े हो पाते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे कि वहाँ वृद्ध लोग जो होंगे वो उनकी स्थिति बहुत कह सकते हैं कि बहुत कम होगी, नंबर में वो लोग बहुत कम होंगे। जबकि अगर हम बात करें जिसमें मृत्यु दर जो है वो कम हो गई, मतलब मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो गई और आयु वर्ग जो है वो चौड़ा हो, मतलब लोग प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हों और फिर वृद्धावस्था में आपको सकरा देखने को मिले, तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ की अधिकतम जनसंख्या जो है वो प्रौढ़ अवस्था में है, यूँ कहें कार्यरत अवस्था में है। भारत में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये पिरामिड भारत में देखने को दृष्टिगोचर होता है। युवा सापेक्षता अधिक दिखते हैं। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बनती हुई श्रम शक्ति। जैसे कहते हैं ना कि भारत जो है वो भारत में युवा की संख्या, युवाओं की संख्या सर्वाधिक है अनुपात के रूप में भी, है ना, अनुपातिक रूप में भी। तो क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये जो 15 से लेके 65 के बीच के लोग जो हैं वो
सर्वाधिक हैं, तो हम कहें आर्थिक रूप से हम ज़्यादा सक्रिय लोग हैं। ऐसे ही जिसमें कम जन्म दर होगी, जिन देशों में कम जन्म दर होगी और साथ साथ जो है वो आप देखेंगे कि उनका देश का आधार जो पिरामिड जो होगा वो सकरा होगा। साथ साथ अगर आप घटी मृत्यु दर के कारण देखेंगे तो गिने चुने लोग वृद्धायु तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसा देखने को मिल रहा है जापान में, देखिए यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। तो यहाँ दोनों जगह आपको सकरा देखने को मिल रहा है। कार्यरत जनसंख्या ये लोग हैं, मतलब ये आर्थिक रूप से कार्यशील व्यक्ति हैं। हम इस आधार पर देख सकते हैं कि जो कुशल, उत्साही और आशावादी और सकारात्मक दृष्टि के जो युवा लोग हैं वो भी किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। ठीक, हम लोग मतलब हम भारतवासी ऐसे भाग्यशाली हैं कि हमारे पास मानवीय संसाधन की उपयुक्तता है, यूँ कहें कि हम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन हमें उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए अवसर प्रदान करना और उनको शिक्षित किया जाना बहुत आवश्यक है। संसाधन मानव को संसाधन बनाने की प्रक्रिया में हमें बहुत सारे काम करने हैं और सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन केवल सरकार से ही ऐसी संभावना करना थोड़ा मूर्खता होगी। इसलिए आप व्यक्तिगत रूप से भी खुद को एज कह सकते हैं, खुद को संसाधन के रूप में देखें, ताकि आप आने वाले विश्व की एक भारत की एक कह सकते हैं कि सशक्त, आने वाले विश्व में भारत की एक सशक्त पिलर के रूप में आ सकें या स्तंभ के रूप में खड़े हो सकें, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है, क्लास 8th का भी, और क्लास 8th का ज्योग्राफी भी खत्म होता है। हम कल से शुरू करेंगे क्लास 9th को। तो अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले चैप्टर में।